कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक लड़की दुकान पर खरीदारी करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी। जैसे ही वो रास्ते में जा रही थी तो उसे एक लड़का मिल जाता है, राजू। राजू गांव में कम और दिल्ली में ज्यादा रहता था, इसलिए वो उसको देखकर किसी भी लड़की को एक्साइटमेंट होता था। इस बात को देखने के बाद वो उसे सलाम करती है। सलाम करने के बाद कहती है कि भैया तुम ठीक तो हो? वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? वो लड़की बताती है कि मैं सोफिया की छोटी बहन हूं, वही सोफिया जिसको तुमने दिल्ली में काम जो लगवाया था। राजू जब उसकी तरफ को देखता है कहता है कि तुम इतनी छोटी सी थी, 2-3 साल में इतनी बड़ी हो गई हो। वो इतने देखकर शर्मा जाती है, कहती है कि भैया मुझे भी दिल्ली में जाकर काम करना है, मुझे भी सिलाई कढ़ाई का बहुत अच्छे से काम आता है, यही काम मेरा दिल्ली में लगवा दो। मैं और मेरी बहन जब वहां काम करेंगे, वहां पैसे कमाएंगे, घर वालों को ज्यादा पैसे देंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन राजू कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में रखना चाहिए और काम वाम की तरफ में ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन लड़की कहती है कि मुझे दिल्ली ही जाना है। जब से जिद करने लगती है तो कहता है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू को इस बात पर ऐतराज होगा, इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी लेके नहीं जाना चाहता। लड़की कहती है कि मेरे अम्मी अब्बू को जब पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी और जब मैं पैसे भेजूंगी तो उन्हें खुशी होगी। यही बात सुनने के बाद राजू कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलते हैं। राजू उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और जब वहां जाता है तो उसे वो काम जिस काम के लिए वो गई थी वो नहीं कराया जाता, बल्कि उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल दिया जाता है। और उस लड़की के पहला ग्राहक जो होता है वो 80 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। यहीं से उसकी जिंदगी में हर दिन नए चेहरे होते थे और हर दिन उसके साथ मनमानी किया करते थे। लेकिन उस लड़की की जिंदगी पूरी तरह से नरक की ओर चली जाती है। लेकिन एक झटके ने, एक इंसिडेंट ने उस लड़की को जहां से चली थी वहीं लाकर कहानी खत्म हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शास्त्री पार्क की। दरअसल एक लड़की एक और लड़की के साथ फरीदाबाद से दिल्ली के लिए मेट्रो गाड़ी पकड़ते हैं और जैसे ही वो मेट्रो में बैठने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ के चक्कर में जो बड़ी लड़की होती है वो मेट्रो में बैठ जाती है, जबकि जो छोटी लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है वो ट्रेन में बैठ ही नहीं पाती और ट्रेन चल पड़ती है। वो लड़की काफी चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, ट्रेन को रुकवाने की अपील कर रही थी। लेकिन मेट्रो के दरवाजे जैसे ही बंद होते हैं बाहर की आवाज अंदर नहीं आती और अंदर की आवाज बाहर नहीं आती। शायद वो साउंड प्रूफ जैसी जो होती है। उस लड़की की चीखों का कोई असर नहीं पड़ रहा था और चीख सुनने के बाद एक पुलिस अधिकारी था, उसने उस लड़की को देखा। उस लड़की को देखने के बाद उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? वो कहती है कि मेरी बहन है जो गाड़ी के अंदर चली गई है, इसलिए मुझे वापस अपनी बहन के पास जाना है। और जैसे ही वो बहन की बात कर रहे थे तो उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, इंतजार करते हैं, तुम्हारी बहन जल्दी से जाएगी, क्योंकि 5 मिनट में गाड़ी जाती है और 5 मिनट में गाड़ी इधर से आ जाती है। कई घंटे बैठने के बाद भी कोई वापस लौटकर नहीं आता उस लड़की को लेने के लिए। पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है और जब परेशान हो जाता है तभी वो इलाके के CWC, इनकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अधिकारियों को फोन किया जाता है और वो आते हैं और उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जब उस लड़की के परिवार वालों ने किसी ने कोई संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की, तब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उसे शेल्टर होम में जाकर पहुंचा दिया, जहां पर इस तरह के बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते या जो बच्चे मानव तस्करी के बाद वहां लाए जाते हैं। इस तरह के बच्चों को ऐसी जगह सुरक्षा के हिसाब से रखा जाता है, उनकी खान पीन की, उनके रहन सहन का पूरा इंतजाम होता है। और ये बात आई गई हो जाती है। लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने के समय बीतने के बाद शक्ति वाहिनी जो NGO दिल्ली में काम करती है उसके एक सदस्य को ये पता चलता है कि एक लड़की मेट्रो स्टेशन पर मिली थी, उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और जैसे ही ये बात शक्ति वाहिनी के सदस्य को पता चलती है वो सीधा दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के पास जाते हैं 5 दिसंबर 2015 को। जैसे इनके पास जाते हैं उनसे जाकर बताते हैं कि एक लड़की है जो मेट्रो स्टेशन पर मिली थी, फिलहाल शेल्टर होम फरीदाबाद में रह रही है। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल एक टीम गठित करती हैं। उस टीम के अंदर सुषमा कोहली होती हैं, साथ ही सारिका होती हैं। सारिका और सुषमा दोनों शक्ति वाहिनी NGO के साथ पहुंच जाती हैं उसी जगह पर। वहां जाने के बाद उस लड़की से मुलाकात करती हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करती हैं। जैसी बातचीत करते हैं तो एक ऐसी कहानी सामने आती है। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल NGO के बल्कि उन महिलाओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये लड़की पश्चिम बंगाल का एक जिला होता है नाडिया और उसी का ही एक गांव लगता है, वहां की लड़की रहने वाली होती है। ये लड़की बताती है कि उसी के गांव का रहने वाला एक राजू नाम का लड़का होता है और राजू नाम का लड़का उसको काम दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल से सीधा दिल्ली लेके आ जाता है। और दिल्ली लाने के बाद जब पहली बार, यानी कि ये सितंबर 2015 को पहली बार वो, जिसका प्रथम सप्ताह बताया जाता है, जब दिल्ली आती है, शास्त्री पार्क में वो रह रही थी, बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से उसको एक कैप्सूल दिया जाता है और कैप्सूल लेते ही उसके शरीर के हार्मोन्स अलग तरीके से काम करने लगते हैं। जो लड़की वो परेशान हो जाती है उस कैप्सूल को खाने के बाद,
तो वो राजू जिसको अपनी छोटी बहन की तरह वो लेके आया था, वो राजू उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका कई बार बलात्कार करता है उस घर में, जबकि उसकी बीवी भी होती है, साथ ही उसकी साली होती है। उसकी साली और उसकी बीवी इसमें कोई एतराज नहीं करते हैं। दिन निकलता है और उस लड़की को पूरी तरह से होश में नहीं आता। अगला शाम आती है, शाम आने के बाद फिर से वही गोली दी जाती है और गोली देने के बाद फिर से राजू उसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाता है जो उसके साथ पहली बार हुआ था। तीसरा दिन निकलता है, तीसरे दिन भी वैसे ही उसे एक कैप्सूल दिया जाता है। कैप्सूल देने के बाद, क्योंकि कैप्सूल को लेते ही उसके अंदर के जो हार्मोन्स थे वो अलग तरह से काम करना शुरू कर देते हैं और उस लड़की को यह होश ही नहीं रहता था कि कोई उसका शारीरिक उसका बलात्कार कर रहा है, उसका रेप कर रहा है। 3 दिन हो जाते हैं। जब चौथा दिन आता है, चौथे दिन राजू के पास एक कॉल आती है लक्ष्मी नगर से। वहां से एक 80 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो पैसे से ठीक ठाक अमीर आदमी होता है। उसने एक लड़की की चाहत, उसने एक लड़की की डिमांड की और राजू ने अपनी साली के साथ उस लड़की को भेज देता है। और जैसे ही वो लड़की जाती है, क्योंकि उस दिन उसने कैप्सूल नहीं लिया होता, उसे बताया जाता है कि तुम्हें जैसा वो व्यक्ति कहेगा, जैसा वो आदमी कहेगा, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अगर तुमने वैसा नहीं किया तो सही नहीं होगा। वो लड़की वहां जाती है, उस बूढ़े आदमी को देखकर वो परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से बूढ़ा आदमी उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, तो लड़की ने उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की। तभी राजू की साली उसके पास पहुंचती है और जाकर कहती है कि यदि अपनी बहन की जिंदगी की तुम्हें परवाह है तो बिल्कुल भी शोर मचाने की कोशिश मत करना। जैसा ये लोग कहते हैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। और उसने जब देखा कि उसकी बहन की जान खतरे में है, तब शाजिया ने किस वक्त कोई विरोध नहीं किया, जबकि उसकी उम्र लगभग 13 साल की थी। उसके सामने जो एक व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है, और वो 80 साल का बूढ़ा आदमी अपनी पोती की उम्र की उस लड़की के शरीर के साथ खेलता रहता है। जब लगभग घंटे 2 घंटे उसके साथ बिताता है, उसके बाद उस लड़की को कहता है कि तुम यहां से चली जाओ। शाजिया, जिस लड़की यानी कि राजू की साली के साथ गई हुई थी, वापिस अपने घर पे आती है, रोती है, बिलबिलाती है, बिलखती है, कहती है कि मुझे मेरे माँ मेरे बाप के पास वापिस छोड़ दो या मुझे मेरी बहन के पास छोड़ दो, तुम इस तरह से मेरे साथ कुछ भी मत करो। लेकिन राजू की अब ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि राजू खुद उसके साथ बलात्कार किया करता था। साथ ही वो राजू नए नए ग्राहकों के पास उसको भेजना शुरू कर देता है। किसी दिन 15 लोग होते थे तो किसी दिन 20 लोग होते थे। कुछ लोग उसके घर पे आ जाया करते थे, तो कहीं वो वैश्यावृत्ति के लिए किसी होटल में भेज दिया करते थे। नई नई जगह पर उस लड़की का आना जाना होता था। साथ ही उसकी सुरक्षा में उसकी साली लगातार जाया करती थी। इसी तरह से धीरे धीरे करके सप्ताह और महीना बीतने लगता है और 11 नवंबर 2015 को वो लड़की, फरीदाबाद की एक कॉल थी, फरीदाबाद में उसको जाना था। यहां राजू की साली और वो लड़की जैसे ही फरीदाबाद में जाते हैं, एक ग्राहक से मुलाकात होती है। ग्राहक से मुलाकात करने के बाद घंटे 2 घंटे वहां बिताने के बाद जैसे ही वो लड़की वापस शास्त्री पार्क के लिए मेट्रो में बैठने की कोशिश कर रहे थे, साली तो बैठ जाती है राजू की, लेकिन वो लड़की बैठ नहीं पाती। और जब बैठ नहीं पाती तो उसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ती है और वो लड़की पुलिस वाले के पास में रोती हुई बिलखती रहती है। हालांकि इस बीच में बताया जाता है कि जो राजू की साली थी वो आई थी, लेकिन पुलिस वालों के बीच में घिरा हुआ देखकर उसने लगा कि शायद ये सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होगा, इसलिए वो लड़की ने उसे रोकने की, टोकने की कोई कोशिश नहीं की और उस लड़की को जाकर यहां से भेज दिया जाता है शेल्टर होम। और जब शक्ति वाहिनी एनजीओ के सदस्य, साथ ही दिल्ली महिला आयोग की सदस्य जिसमें देख रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि 11 नवंबर को यह लड़की मिलती है और 5 दिसंबर तक कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। इस बात को लेकर वो काफी ऐतराज करते हैं और काफी गुस्सा भी करते हैं। इस बात को लेकर काफी कहासुनी भी होती है। तब जाकर दिल्ली का एक न्यू उस्मानपुर एक थाना होता है, वहां पर एफआईआर दर्ज की जाती है और दर्ज करने के बाद उस लड़की को सीधा वहीं शास्त्री पार्क में लेके जाया जाता है, उसी जगह पर जहां पर लगभग 2.5-3 महीने के आसपास तक वो लड़की रही थी। उस लड़की को जब आसपास के लोगों से दिखाया जाता है, उससे बातचीत कराई जाती है, क्योंकि रोज का उसका आना जाना वहां से होता था, तो लोगों ने उस लड़की को देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि राजू के साथ थी, राजू के घर पे थी। उस व्यक्ति को, उसकी पत्नी को राजू के नाम से जानते थे, उसके परिवार के नाम से जानते थे। लेकिन जब पुलिस वाले, साथ ही वो एनजीओ के लोग और साथ ही महिला आयोग के सदस्य जो होते हैं, जब वहां मौके पर पहुंचते हैं, तो उस वक्त वहां पर राजू मिलता ही नहीं है, ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य मिलता। इसलिए पुलिस वालों की फिर मजबूरी बन जाती है, उस लड़की को शेल्टर होम के अंदर रखा जाता है। वहां रखने के बाद इस लड़की की बहन को भी ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही थी। दिल्ली के अलग अलग कोठों पर जाकर जब छापेमारी की जाती है, तो उसकी बहन का कहीं भी कोई अता पता चलता ही नहीं है। इसके बाद इस लड़की को इसके परिवार के, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो जिला होता है नाडिया का ही एक गांव होता है, वहां पर जाकर संपर्क करने की कोशिश की जाती है। परिवार के लोग, यानी कि मां और उसके अब्बू दोनों वहां पहुंचते हैं। वहां आने के बाद जब अपनी बेटी को देख रहे थे, तो बेटी को देखकर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस बेटी को 3 महीने पहले देखा था, 3 महीने के बाद देखकर उन्हें बिल्कुल आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि 13 साल की वो लड़की 13 साल की नहीं लग रही थी, बल्कि 23 साल की लग रही थी। और 23 साल के लगने के पीछे यही वजह थी, क्योंकि उस लड़की को उसके हार्मोन्स बदलने के लिए कभी कभी नशे का इंजेक्शन दिया जाता था, तो कभी उसे कैप्सूल खिलाया जाता था। और कैप्सूल खिलाने की वजह से और नए नए लोगों के मिलने की वजह से उसके साथ हर दिन 15 से 20 लोग जो बलात्कार क्या करते थे, तो उसके शरीर का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका था। मां और उसके बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा क्या हो गया है।
उसकी बेटी को सीधा उसके घर पहुंचा दिया जाता है और उसकी बहन को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजू ने शायद जिस कोठे पे उसकी बहन होगी, क्योंकि उसकी बहन साल 2012 में ठीक वैसे ही आई थी जिस तरह से शाजिया आई थी। सोफिया का भी कहीं पता नहीं चलता कि वो कहां थी, और जिस जिस कोठे पे छापेमारी कर रहे थे वहां पर सोफिया नाम की कोई लड़की मिलती ही नहीं है। इसलिए चाहे वो CWC हो या शक्ति वाहिनी हो या दिल्ली महिला आयोग की सदस्य हो, उन्हें बेरंग लौटना पड़ता है। साथ ही इस लड़की के बारे में जो हुआ था वो वाकई बहुत भयानक होता है। घर वालों के, परिवार वालों को वो मिल तो जाती है, लेकिन 3 महीने में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना भी है कि बात चाहे साल 2015 की हो, 20 की हो, 23 की हो, आज भी इसी तरह से लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में डाला जाता है। कभी उन्हें लालच दिया जाता है अच्छे मोबाइल का, कभी लालच दिया जाता है उन्हें मोहब्बत प्यार का, कभी लालच दिया जाता है उन्हें अच्छी नौकरी का, कभी लालच दिया जाता है उन्हें अच्छे जगहों पर घुमाने का। इसलिए कभी कभी लड़कियां इस तरह के झमेले में फंस जाती हैं और फंसने के बाद बहुत छोटे से लालच में आने के बाद उन लड़कियों के साथ लंबे समय तक शारीरिक शोषण होता रहता है। यदि वो इस दलदल में धंस जाती हैं तो इस दलदल से कभी निकलकर बाहर आ ही नहीं पाती हैं। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस वेश्यावृत्ति के धंधे में जाने के बाद कभी वापस नहीं आई हैं। यदि लड़कियां वापस पहुंच जाती हैं तो उन्हें समाज में वो दर्जा नहीं मिल पाता। साथ ही उन्हें वो व्यक्ति, कोई भी अगर उन्हें पता चल जाए कि इसके साथ वेश्यावृत्ति के धंधे में थी, तो उन्हें कोई समाज में कोई व्यक्ति अपनाने की कोशिश भी नहीं करता। इसलिए हमेशा सुरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए ये कहानी सुनाई जाती है, ताकि आप तक पहुंच सकें और इस तरह के अनजान व्यक्तियों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आज दोस्तों फ़हीम खान है, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें श्रीशांत कुमार हैं, साथ ही कृष्णा है, आसिफ सैफी हैं, अजहर खान, सुनीता राजपूत हैं, याकूब खान है, राम स्वरूप हैं, नवेद नकवी, लोकेंद्र गुप्ता हैं, चंदन सिंह हैं, प्रवीण गुप्ता हैं, मुन्ना खान हैं, मुन्ना कुमार हैं, सुनील कुमार गुप्ता हैं, संजय कुमार यादव हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।